आप इमेजिन करिए कि कोई आदमी है जिसको कोई डिजीज यानी कि बीमारी है जो कि उसके जीन्स से जुड़ी हुई है, यानी कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स है जो कि उस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। अभी क्या हो अगर ऐसा कोई टूल या मशीन आ जाए जिससे आप उस बॉडी में से जो जीन्स उस डिजीज के लिए जिम्मेदार है उसको काट के बाहर निकाल ले ताकि वो जड़ से ही खत्म हो जाए। सुनने में ही काफी हाईटेक और फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। इस चीज को साइंटिफिक लैंग्वेज में जीन एडिटिंग कहते हैं, यानी कि अपनी मर्जी मुताबिक जीन्स को चेंज करना। इसी जीन एडिटिंग करने के लिए काफी सारी टेक्निक्स और टूल्स बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से डेवलप हुए हैं, जिसमें से एक बड़ी फेमस टेक्निक है जिसका नाम है CRISPR-Cas9। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि CRISPR-Cas9 आखिर है क्या, कहाँ से आया है और ये टूल इंसानों के हाथ कैसे आया। तो CRISPR का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स और Cas9 का फुल फॉर्म है CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ये पूरा CRISPR-Cas9 का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि दुनिया के 40% बैक्टीरियल स्पीशीज के अंदर पाया जाता है। अभी ये सिस्टम बैक्टीरिया में करता क्या है, देखिए आज इस धरती पर जो सबसे छोटे जीव है वो वायरसेस है जो कि बैक्टीरिया से भी काफी ज्यादा छोटे होते हैं। जैसे वायरस हम इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं वैसे ही बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। अभी जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफाज वायरस कहा जाता है। जैसे हमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए और थोड़े टाइम बाद वही इन्फेक्शन दोबारा हो तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए रेडी होता है। ठीक वैसे ही अगर बैक्टीरियोफाज वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे और थोड़े टाइम बाद दोबारा उसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की कोशिश करे तो बैक्टीरिया के अंदर का CRISPR-Cas9 सिस्टम दोबारा वो इन्फेक्शन होने नहीं देता और बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब सवाल यहाँ से ये आता है कि अगर ये बैक्टीरियल डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है तो वो जीन एडिटिंग के लिए कैसे काम आ सकता है। उसके लिए हमें पहले CRISPR-Cas9 बैक्टीरिया में कैसे काम करता है वो समझना पड़ेगा। अभी अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, इससे दिल को थोड़ा अच्छा लगता है। आइए समझते हैं कि CRISPR-Cas9 काम कैसे करता है, लेकिन उससे पहले समझना होगा कि बैक्टीरियोफाज वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे करता है। सबसे पहले तो एक बैक्टीरियोफाज वायरस होता है जो कि अपना वायरल DNA बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है और उसके बाद उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला कि वायरस का DNA बैक्टीरिया के सिस्टम को हाईजैक कर ले और अपने प्रोटीन्स बैक्टीरिया की मदद से बनाना शुरू कर दे। अभी क्योंकि बैक्टीरिया के एंजाइम्स तो सिर्फ DNA को रीड करके प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं, वो वायरल DNA और बैक्टीरियल DNA में फर्क ही नहीं समझते। और ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया एकदम ही बेवकूफ है, यहाँ पर वायरस काफी चालाक होते हैं। वो अपने DNA को इंसर्ट करने से पहले उसे मिथाइलेटेड कर देते हैं, यानी कि DNA पर मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया की इम्यून सिस्टम उसे आइडेंटिफाई ना कर पाए और नए वायरस बैक्टीरिया की बॉडी में असेंबल होना शुरू होते हैं जो कि बैक्टीरिया को तोड़कर बाहर निकलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को लाइटिक साइकिल कहते हैं और ये साइकिल काफी तेजी से होती है। अभी ये तो बात हो गई पहली पॉसिबिलिटी की। अब आइए देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वायरल DNA लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर कर जाए, यानी कि वो सुमड़ी में बैक्टीरिया के अंदर एंट्री लेगा और बैक्टीरिया के ही DNA के साथ ज्वाइंट हो जाएगा या अटैच हो जाएगा, जिसे प्रोफाज कहा जाता है। अभी ये प्रोफाज बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस बैक्टीरियल सेल और DNA के साथ रेप्लिकेट होते रहता है। लेकिन बैक्टीरिया में जैसे ही थोड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए, जैसे कि कोई केमिकल से कांटेक्ट हो जाए या यूवी लाइट का संपर्क आ जाए, तब इस वायरल DNA की सटक जाती है और बैक्टीरियल DNA से अलग होकर वापस लाइटिक साइकिल में आ जाता है जो हमने आगे देखा था। अभी मैंने लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में बात इसलिए की क्योंकि CRISPR को समझने के लिए आपको ये टॉपिक समझना काफी जरूरी था। अभी आइए देखते हैं CRISPR-Cas9 क्या करता है। CRISPR जैसा कि हमने आगे देखा था कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि जैसे DNA डबल स्टैंडर्ड होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना हुआ होता है, उसमें ऐसा पार्ट जो कि फॉरवर्ड रीड करो या बैकवर्ड रीड करो वो एक जैसा ही दिखता है, जैसे कि इसे यहाँ से पढ़ो या यहाँ से सेम ही सुनाई देगा। तो ऐसी ही एक सीक्वेंस बैक्टीरियल DNA में होती है जो कि थोड़े थोड़े टाइम बाद रिपीट होती रहती है, जिसे CRISPR कहा जाता है। अभी ये जो CRISPR सीक्वेंसेस होती है उनके बीच की जगह में स्पेसर सीक्वेंसेस होती है। ये स्पेसर सीक्वेंसेस और कुछ नहीं, बस जो फॉरेन DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि वायरस का DNA, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि बैक्टीरिया जैसे ही कोई बाहर का DNA सेल के अंदर आता है तो उसका छोटा सा टुकड़ा काट के वहां पर रख लेता है। अभी ये स्पेसर बैक्टीरिया बनाता कैसे है, तो चाचा जैसे ही वायरल DNA बैक्टीरिया में एंट्री मारता है तो बैक्टीरिया के अंदर का Cas1 और Cas2 से बना हुआ एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, वो उस DNA का एक छोटा सा टुकड़ा काट देता है और उन्हें CRISPR में एज अ स्पेसर के रूप में फिट कर देता है। जो पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होती है वो सब एक दूसरे की डुप्लीकेट ही होती है, लेकिन स्पेसर सीक्वेंसेस अलग अलग होती है जो कि कोई भी फॉरेन DNA के टुकड़े होते हैं जो Cas1 और Cas2 के द्वारा ही रखे जाते हैं। अभी ये पैलिंड्रोमिक रिपीट्स और स्पेसर जब ज्वाइंट हो जाते हैं तब इस सिस्टम को CRISPR एरे कहा जाता है। ये चीज बैक्टीरिया मेमोरी के तौर पर रखता है ताकि अगर वैसा ही सेम DNA दूसरी बार अंदर एंटर करे तो बैक्टीरिया का CRISPR सिस्टम उसे लड़ने के लिए तैयार रहे।
अभी अगर पहली बार ही वायरस का डीएनए अंदर आया हो तो स्पेसर तो बन जाएगा, लेकिन अगर वो वायरल डीएनए पहली बार में ही आते ही लाइटिक साइकिल कर दे तो क्रिस्पर काम में ही नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि हमने आगे देखा कि अंदर वायरस असेंबल होंगे जो बैक्टीरिया को तोड़ के बाहर निकलेंगे। अभी बैक्टीरिया खुद ही मर जाएगा तो दूसरी बार की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर वायरस का डीएनए लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करता है तो हमें पता है कि बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। उस केस में अगर दोबारा वैसा ही डीएनए सेल में वापस एंटर करता है या फिर वही प्रोफाज वाला डीएनए स्ट्रेसफुल कंडीशंस में लाइटिक साइकिल में चला जाता है तो क्रिस्पर Cas9 का सिस्टम उस वायरल डीएनए को तोड़ देगा। लेकिन चाचा यहाँ पर वायरस भी बड़ा आरामी होता है, वो कई बार उसका डीएनए वापस एंटर कराते वक्त म्यूटेट कर देता है, या फिर जो प्रोफाज वाला डीएनए बैक्टीरिया के अंदर रिलीज होता है वो म्यूटेट होकर अलग होता है ताकि क्रिस्पर सिस्टम उसे पहचान ही ना पाए। तो फिर क्या, तुम्हें क्या लगा कोरोना की वैक्सीन बनाने में टाइम क्यों लग रहा था? भाई ये वायरस होते हैं काफी टेढ़ी बुद्धि के होते हैं, हर बार कुछ नया पैतरा अपनाते हैं। खैर अभी हम आगे समझते हैं। इन सभी टाइप के बैक्टीरियल स्पीशीज में क्रिस्पर का मैकेनिज्म पाया जाता है। आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब जैसे कोई भी जीव के अंदर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनता है और फिर वो आरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनता है, वैसे ही यहाँ पर भी जो क्रिस्पर एरे होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनता है जिसे प्री सीआर आरएनए कहा जाता है। अभी जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड था, जब वो आरएनए बनता है तो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है और जहाँ पर थायमिन था वहाँ पर यूरेसिल आ जाता है। अब जैसे ही प्री सीआर आरएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होता है वहाँ पर Cas9 यानी कि क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 आकर अटैच हो जाता है और वो प्रोटीन अकेले अटैच नहीं होते, साथ में ट्रेसर आरएनए मॉलिक्यूल को भी ज्वाइन करते हैं। ट्रेसर आरएनए स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल होता है जिसमें वो जो पैलिंड्रोमिक रिपीट्स डीएनए में थे लेकिन अब तो डबल चेन टूट चुकी है, तो ट्रेसर आरएनए के पास उसी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है और वो वहां पर अटैच हो जाती है। बाय द वे ट्रेसर आरएनए बैक्टीरिया में पहले से ही मौजूद होते हैं। अभी ये जो जगह जगह पर स्पेसर, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स और ट्रेसर आरएनए का कॉम्प्लेक्स बना है, उन सबको सेपरेट करने के लिए प्री सीआर आरएनए की चेन को बीच में से तोड़ना पड़ेगा, जो कि रिबोन्यूक्लियस 3 नाम का एक एंजाइम आके तोड़ जाते हैं। अभी जो ये चीज बनती है इसे CRRNA कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसे कुछ लोग इफेक्टर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अभी ये जो इफेक्टर कॉम्प्लेक्स नाम की चीज बनी है यही तो बैक्टीरिया का हथियार है, जो कि अगर सेम वैसा ही वायरल डीएनए या फिर वो पुराना वाला ही डीएनए जो कि बैक्टीरियल डीएनए से अटैच है वो दोबारा बैक्टीरिया में घूमता हुआ दिख जाए तो ये CRRNA कॉम्प्लेक्स उसे काटने के लिए निकल पड़ता है। अभी वो कैसे होता है, हमने जब आगे देखा था ना कि जो बैक्टीरियल Cas1 और Cas2 प्रोटीन वायरल डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा काट के स्पेसर बना देते हैं, तो वो ऐसे ही कोई रैंडम हिस्सा नहीं काटते, वो ऐसा हिस्सा ही काटते हैं जिसकी पैम साइट उस डीएनए में अवेलेबल हो, यानी कि प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ, यानी कि जो हिस्सा उसने काटा है उससे ही 100% मैच होता हुआ दूसरा हिस्सा, क्योंकि एक हिस्सा तो उसने काट दिया। अभी दूसरी बार वो डीएनए दिखे तो पता भी तो चले कि ये वही है जिसको पहले देखा था और जिसे उसे खत्म करना है। अभी जैसे वैसा ही कोई डीएनए बैक्टीरिया में घूमता हुआ दिख जाए जिसके पास गलती से भी पैम साइट पकड़ी गई तो CRRNA कॉम्प्लेक्स वहां पर जाएगा और अटैच हो जाएगा। Cas9 प्रोटीन वैसे तो पहले भी डीएनए काट सकता था, लेकिन अब उसके पास ट्रेसर आरएनए और स्पेसर सीक्वेंस है जिससे वो CRRNA कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जिससे वो पहचान पा रहा है कि मुजरिम यही है और दिखते ही वहां पर जाकर उसे काट देता है ताकि नए वायरस बैक्टीरिया में जन्म ही ना ले पाए। वैसे तो वायरस भी शैतानी दिमाग वाले होते हैं, वो भी कोई ना कोई रास्ता बना ही लेते हैं। खैर ये था पूरा बैक्टीरिया के अंदर का क्रिस्पर Cas9 सिस्टम जिससे बैक्टीरिया खुद को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वायरस से भी जो हरामी जीव होते हैं वो होता है इंसान। इंसानों से बैक्टीरिया की ये खुशी देखी नहीं गई। इंसान बोलने लगे कि भैया बैक्टीरिया तेरे पास तो गजब का सिस्टम है, ये हमें दे दे। साल 2012 में डॉक्टर जेनिफर डोडना और डॉक्टर एम्मानुएले, इन दोनों महिलाओं को लगा था कि इस बैक्टीरियल क्रिस्पर को तो हम दूसरों की जीन एडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए दोनों को 2020 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अभी ये क्रिस्पर Cas9 से हम जीन एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, आइए उसे समझते हैं। देखिए बैक्टीरिया यहाँ पर 3 चीजों का यूज करता है। एक तो वो स्पेसर वाला आरएनए सीक्वेंस यानी कि मैच्योर CRRNA सीक्वेंस, दूसरा Cas9 प्रोटीन और तीसरा ट्रेसर आरएनए। अभी यहाँ पर ट्रेसर आरएनए तो बैक्टीरिया अपने हिसाब से बनाता है और CRRNA वायरल डीएनए का रिस्पॉन्स में बनता है, तो हमें उसका तो कोई काम नहीं है। अपने को मतलब है सिर्फ Cas9 प्रोटीन से। तो Cas9 प्रोटीन बैक्टीरिया के अंदर से लैब में निकाला जाता है और CRRNA और ट्रेसर आरएनए को लैब्स के अंदर कंपनीज बनाती है। जैसा जीन का एडिट करना होगा वैसा वो बनाती जाती है। अभी जैसे हमने आगे देखा था कि जो CRRNA कॉम्प्लेक्स बनता है वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल प्री CRRNA और ट्रेसर आरएनए अटैच होते हैं, लेकिन इतनी जगह खाली होती है तो लैब में इस वाली जगह को भी साइंटिस्ट लोग लिंकर की मदद से जोड़ देते हैं ताकि एक ही सिंगल गाइड आरएनए रहे, 2 चीजों की झंझट ही नहीं। लेकिन यहाँ पर भी सिंगल गाइड आरएनए सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए जो 20 न्यूक्लियोटाइड तक ही सीमित रहे। अभी सिंगल गाइड आरएनए तुम्हारे पास है जो कि लैब में बनाया हुआ है और Cas9 प्रोटीन तुम्हारे पास है
जो कि बैक्टीरिया से तुमने चुराया है, तो फिर बस जिस सेल में जीन एडिट करना है वहाँ डाल दो और काम हो जाएगा। अब जब वो हमारे टारगेटेड डीएनए को काट दे तब नेचुरली एक रिपेयर प्रोसेस भी होती है जिसे बोलते हैं NHEJ यानी कि नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, जिसमें रैंडम जीन सीक्वेंस उस गैप में ऐड हो जाती है, जिससे कई बार पूरा जीन नॉन फंक्शनल हो जाता है। इसलिए ज्यादातर केसेस में टेम्पलेट स्ट्रैंड को बाहर से ऐड करवाया जाता है जिससे कि हम अपनी मर्जी मुताबिक सिंथेसाइज जीन बना सके। इसे HDR यानी कि होमोलोगस डायरेक्ट रिपेयर कहा जाता है। सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और बीटा सेल थैलेसेमिया वैसे काफी सारे डिसीज को ट्रीट करने के लिए CRISPR-Cas9 टेक्निक का यूज किया जाता है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ अमीरों के लिए है, क्योंकि भले ही रिसर्च करने के लिए थोड़ा सस्ता पड़ता हो, लेकिन इसकी थेरापी अगर किसी पेशेंट को चाहिए तो मिनिमम 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ इंडियन रुपए तक समझ लो। खैर वैसे कभी सोचा है कि इसमें हमने बैक्टीरिया में से तो सिर्फ Cas9 प्रोटीन ही चुराया था, तो फिर जीन एडिटिंग टूल का नाम CRISPR-Cas9 क्यों है, सिर्फ Cas9 क्यों नहीं? वैसे और तो कुछ नहीं, बस ये टेक्निक हमने बैक्टीरिया से सीखी है तो बैक्टीरिया को ट्रिब्यूट दे दिया। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।